नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। आईआर से संबंधित करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 11वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम अप्रैल महीने के आईआर से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को $1.5 बिलियन का लोन दिया है। ये लोन दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा अपने कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम के अंतर्गत। एशियन डेवलपमेंट बैंक का इंडिया को अभी तक का ये सबसे बड़ा लोन है। इससे इंडिया और बेहतर ढंग से कोविड-19 की महामारी से निपट पाएगा, ज़्यादा टेस्टिंग कर पाएगा और वो लोग जो पॉजिटिव केसेस के संपर्क में आए हैं उनको ट्रेस कर सकेगा और इलाज भी कर सकेगा। इसके अलावा गरीब लोगों को भी ज़्यादा बेहतर ढंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सकेगी इंडिया के द्वारा। लोन के साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा ताकि हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को और बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकें। बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, ये देखो रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मांडा लियोंग फिलीपींस में। इस बैंक को इस पर्पस के साथ इस्टेब्लिश किया गया था कि एशिया में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ये बैंक देखो दोनों तरह के लोन देता है, हार्ड लोन भी और सॉफ्ट लोन भी। आप मुझे डिफरेंस बताइए, हार्ड लोन और सॉफ्ट लोन के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो, हार्ड लोन वो लोन होते हैं जो मार्केट इंटरेस्ट पर दिए जाते हैं, मतलब कॉमर्शियल पर्पस के साथ दिए जाते हैं। मार्केट में जितनी रेट है उसी रेट के हिसाब से दिए जाते हैं। सॉरी। जबकि सॉफ्ट लोन वो लोन है जो कम इंटरेस्ट रेट पर दिए जाते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हार्ड लोन ऑफर करता है प्राइमरली मिडिल इनकम कंट्रीज को जिनकी इनकम अच्छी खासी होती है, और सॉफ्ट लोन यानी कम इंटरेस्ट रेट पे लोन ऑफर किए जाते हैं गरीब देशों को। 5 सबसे बड़े बोरोअर जो हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, यानी वो देश जो सबसे ज़्यादा पैसा उधार देते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वो इस प्रकार से हैं: चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान और यूएसए। ये 2 देश जो सबसे बड़े डोनर हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो, यूएसए के प्रेसिडेंट समय समय पर चाइना के बारे में और इवन कई बार इंडिया के बारे में भी बोलते हैं कि चाइना ने WTO में अपने डेवलपिंग कंट्री के टैग का फ़ायदा उठाया है और बहुत सारा फ़ायदा प्राप्त किया है, जबकि चाइना डेवलपिंग कंट्री नहीं है। अगर चाइना डेवलपिंग कंट्री है तो यूएसए भी डेवलपिंग कंट्री है। तो अगर देखो यूपीएससी पूछ लेती है कि WTO में क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है डेवलपिंग कंट्री होने का, तो इसका आंसर देखो ये है, WTO में कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है डेवलप कंट्री की और डेवलपिंग कंट्री की। मेंबर्स अपने आप को डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में डाल सकते हैं। हालांकि दूसरे मेंबर्स चैलेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चाइना ने अपने आप को डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में डाला हुआ है, तो दूसरे मेंबर्स फॉर एग्जांपल यूएसए के द्वारा इसे चैलेंज किया जा रहा है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि WTO में अगर किसी देश के पास डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस हासिल हो तो क्या उसे कुछ फायदा होता है? जी हाँ, अगर किसी कंट्री के पास डेवलपिंग कंट्री का टैग है तो उसे फायदा होता है, उसे स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है, और अगर WTO में कोई एग्रीमेंट साइन होता है तो उसे इंप्लीमेंट करने के लिए, कमिटमेंट को पूरा करने के लिए डेवलपिंग कंट्री को ज़्यादा समय मिलता है। इसके अलावा डेवलपिंग कंट्री को मौका मिलता है किसी एग्रीमेंट के होने पर अपने ट्रेड इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने का। तो इस प्रकार के काफ़ी फायदे डेवलपिंग कंट्रीज को मिलते हैं। बट यूएसए का मानना है कि चाइना की इकोनॉमी अब बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, चाइना अपने आप को डेवलपिंग कंट्री डेजिनेट नहीं कर सकता। ये देखो लिस्ट है कुछ प्रमुख डेवलपिंग कंट्रीज की, डेवलप कंट्रीज की और लीस्ट डेवलप कंट्रीज की। इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया। डेवलप कंट्रीज में यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और लीस्ट डेवलप कंट्रीज में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, साउथ सूडान। समझ गए? तो मेन आप ये याद रखिएगा कि एज सच WTO ने कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया है कि कौन सा देश
डेवलप कंट्री में कैटेगरी में आएगा और कौन सा देश डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में आएगा। चलते हैं आगे। हमारा आर्टिकल है वो साउथ एशिया सीजनल क्लाइमेट आउटलुक फोरम से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है, अभी हाल ही में साउथ वेस्ट मानसून सीजन के बारे में फोरकास्टिंग की गई इस फोरम के दौरान। इस फोरम ने कहा कि साउथ एशिया में जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन है वो नॉर्मल रहेगा। देखो, इस फोरम की हम बात करें, इस फोरम को इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में। ये एक प्रकार से कंसोर्टियम है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, म्यांमार, इन देशों के मेट्रोलॉजिस्ट एंड हाइड्रोलॉजिकल एक्सपर्ट्स शामिल हैं। ये मिलकर इस पूरे रीजन के लिए फोरकास्टिंग करते हैं कि इस बार साउथ वेस्ट मानसून कैसा रह सकता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून कैसा रह सकता है। वैसे तो फोरकास्टिंग से पहले ये मिलते हैं, लेकिन इस बार फिजिकली नहीं मिल पाए कोविड-19 की महामारी के कारण। तो हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया साउथ एशिया सीजनल क्लाइमेट आउटलुक फोरम के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में है। ये रिपोर्ट देखो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में इस बार भी इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो इस रिपोर्ट को जारी करता है एनुअल बेसिस पे, इनका कहना है अभी भी इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है और आईपी राइट्स का इन्फोर्समेंट अच्छा नहीं है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि देखो ऑलरेडी जो पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स संबंधी चैलेंजेस थे इंडिया में, उनको एड्रेस नहीं किया गया है और इसके अलावा कुछ और चैलेंजेस भी आ गए हैं। कुछ बातें जैसे ये बोली गई, हमारे देश में कॉपीराइट्स लॉ ऐसे हैं जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ कंटेंट को और क्रिएशन को इंसेंटिवाइज नहीं करते हैं। कॉपीराइट्स लॉ जबकि देखो ऐसे होनी चाहिए जो कंटेंट को कॉमर्शलाइज को इंसेंटिवाइज करें और नई नई क्रिएटिविटी जो होती है उसे इंसेंटिवाइज करें, लेकिन हमारे देश में कॉपीराइट्स लॉ ऐसे नहीं है। हमारे देश में मेडिकल डिवाइसेस को इंपोर्ट किया जाता है यूएसए से, तो इस पर कस्टम ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा हाई लगती है। इसके अलावा इंडिया में ट्रेड सीक्रेट्स फ्रेमवर्क जो है वो भी काफ़ी पुराना हो गया है। अब बात करें ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है। जैसा हमने डिस्कस किया, एनुअल बेसिस पे ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। ये यूएसए का ऑफिस आइडेंटिफाई करता है विभिन्न देशों में यूएसए की कंपनीज या फिर यूएसए के प्रोडक्ट्स को कहाँ पर नुकसान हो रहा है, क्या क्या बैरियर्स उनको फेस करने पड़ रहे हैं कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज से संबंधित। तो जिन जिन देशों में यूएसए की कंपनीज या फिर प्रोडक्ट्स ये सारे इश्यूज फेस करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइज, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, उन देशों को चेतावनी दी जाती है यूएसए के द्वारा और प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल दिया जाता है या फिर उससे भी खराब जो कैटेगरी होती है उसमें डाल दिया जाता है। ये एक्ट का नाम भी बताया हुआ है, यूएसए का ट्रेड एक्ट 1974 का सेक्शन 301 जो है, इस सेक्शन के अंतर्गत ये रिपोर्ट एनुअल बेसिस पे रिलीज की जाती है, स्पेशल 301 रिपोर्ट। इस एक्ट को अमेंड भी किया गया था बाद में, ट्रेड एंड कॉम्पिटिटिवनेस एक्ट 1988। सबसे पहली बार ये स्पेशल 301 रिपोर्ट पब्लिश की गई थी 1989 में। चलते हैं आगे। आर्टिकल है WHO से संबंधित है। WHO देखो बॉडी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में। इस बॉडी पर बहुत ज़्यादा आरोप लगा है कि ये तो चाइना की कठपुतली की तरह काम कर रही है, इसने निष्पक्ष होकर भूमिका नहीं निभाई और ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकती थी WHO कोविड-19 की महामारी को रोकने में, बट इन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं किया। ये देखो UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। ये UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का पार्ट है, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इस्टेब्लिश किया गया था इस बॉडी को 7 अप्रैल 1948 को और 7 अप्रैल का जो दिन है वो वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट नहीं कहेंगे, ऑब्जर्व कहेंगे। उसके बाद 6 सेमी ऑटोनोमस रीजनल ऑफिसेज हैं WHO के और पूरे वर्ल्ड में 150 फील्ड ऑफिसेज भी हैं। WHO के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है और वैसे देखो WHO ने कई सारे पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करना हो, पोलियो अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है
अफगानिस्तान, पाकिस्तान में पोलियो के केसेस हैं, बट हम वर्ल्ड में ऑलमोस्ट इरेडिकेट कर दिया है पोलियो को, और इसमें WHO ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इबोला के लिए वैक्सीन को डेवलप करने की बात हो तब भी WHO ने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। करंट प्रायोरिटीज जो है WHO की वो इस प्रकार से हैं। कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें, HIV, एड्स, इबोला, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें, हार्ट डिजीज, कैंसर, हार्टली डाइट, न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सब्सटेंस एब्यूज। टोटल मेंबर्स की संख्या है अभी 194, और जब ये 194 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठा होते हैं तो वो देखो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी का काम करते हैं। अभी रिसेंट में क्या हुआ है, USA ने कहा है कि सबसे ज़्यादा फंडिंग हम देते हैं WHO को, लेकिन WHO जो है वो चाइना के माउथ पीस की तरह काम कर रहा है। USA ऑलमोस्ट 15% की फंडिंग देता है WHO को, बट अब WHO ने कहा है कि हम फंडिंग विड्रॉ करेंगे, WHO को फंडिंग नहीं देंगे। WHO में देखो 4 प्रकार की फंडिंग होती है। सबसे पहले है असेस्ड कंट्रीब्यूशन, उसके बाद स्पेसिफाइड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, तीसरे नंबर पे कोर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, और चौथे नंबर पे PIP कंट्रीब्यूशन। PIP का मतलब है पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस कंट्रीब्यूशन। समझ गए? 4 तरह की कंट्रीब्यूशन है WHO में, 4 प्रकार से पैसा मिलता है। सबसे पहले असेस्ड कंट्रीब्यूशन, दूसरे नंबर पे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, तीसरे नंबर पे कोर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, और चौथे नंबर पे PIP यानी पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस। बात करें असेस्ड कंट्रीब्यूशन की, देखो विभिन्न देश WHO के मेंबर हैं, तो मेंबरशिप जो लगती है, मेंबर बनने के लिए जो फीस देनी पड़ती है उसे असेस्ड कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। ये हर एक देश के लिए अलग अलग होती है, देश की वेल्थ के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब फिक्स नहीं है हर एक देश के लिए। दूसरे नंबर पे है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, मेंबर स्टेट्स अपनी इच्छा से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं WHO में, तो इसे कहा जाता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। कोर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की बात करें, देखो वो एक्टिविटीज़ WHO की वो लेस फंडेड हैं, मतलब WHO की कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए पैसा ज़्यादा नहीं मिलता, तो उन एक्टिविटीज़ के लिए वॉलंटरी विभिन्न देशों के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जा सकता है ताकि वो एक्टिविटीज़ अच्छे से चला सके WHO, क्योंकि उन एक्टिविटीज़ में पैसे की कमी है। सबसे लास्ट में है पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस। ये इसमें देखो कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ था 2011 से, ताकि इन्फ्लुएंजा वायरसेस की वजह से जो महामारी जैसे हालात पैदा हो जाते हैं उनसे अच्छे से निपटा जा सके। खास करके देखो डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जब इस प्रकार की इन्फ्लुएंजा वायरस संबंधित महामारियां डेवलपिंग कंट्रीज़ में फैल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे वैक्सीन्स डेवलपमेंट मुश्किल हो जाता है। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नोवल कोरोना वायरस डेवलप कंट्रीज़ को प्रभावित कर रहा है, तो नोवल कोरोना वायरस के लिए जो दवाई है जितना जल्दी बन रही है, मतलब ट्रायल भी स्टार्ट हो गए हैं, इतनी जल्दी तो किसी भी डिजीज़ के लिए ट्रायल स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो बात वही है कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ को कोई डिजीज़ प्रभावित होता है तो उसके लिए वैक्सीन बनने में टाइम लग जाता है, और तब काम आता है ये पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस वाला फंड। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने चेतावनी दी है, अगर अर्जेंट एक्शन नहीं लिया गया, अगर हमें फंडिंग नहीं मिली, तो कोविड-19 की महामारी की वजह से जो अभी विभिन्न देशों में लॉकडाउन है, लाखों लोग भूख से मर जाएंगे। तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सुर्खियों में आया है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो यूनाइटेड नेशंस की फूड असिस्टेंस ब्रांच है, काफ़ी फोकस करती है यूपीएससी इस प्रकार के फैक्ट्स पर। क्या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक की ब्रांच है, IMF की ब्रांच है, या फिर UN की ब्रांच है? तो इसका आंसर है UN की ब्रांच है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करती है और हंगर को एड्रेस करने की कोशिश करती है। हंगर मतलब हर तरह की हंगर, जैसे न्यूट्रिशन की समस्या है या फिर सिंपली प्रॉपर कैलोरीज नहीं मिल रही हैं। फूड सिक्योरिटी के देखो काफ़ी सारे एस्पेक्ट होते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का? रोम में है। वैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के 80 से ज़्यादा देशों में ऑफिस हैं और वहीं से ये बॉडी काम करती है विभिन्न लोगों को फूड प्रोवाइड करने के लिए
और देखो, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इंडिया की पर्टिकुलरली हम बात करें, पहले इंडिया में फूड संबंधित हेल्प प्रोवाइड की जाती थी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, लेकिन 1966 के आसपास हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। उससे पहले हमें यूएसए से भी अनाज इंपोर्ट करना पड़ता था, बट हरित क्रांति के बाद हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। उसके बाद तो इस प्रोग्राम के द्वारा इंडिया में सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। इस्टेब्लिश कब किया गया था इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को? 1961 में। 1960 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी और उसके बाद 1 साल बाद इस प्रोग्राम को इस्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम देखो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का मेंबर है और यूएनडीपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी पार्ट है। ये कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के, जैसे लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करना, फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट करना, न्यूट्रिशन को सपोर्ट करना। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर ऑप्शंस में आती हैं तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ये ऑब्जेक्टिव है या फिर नहीं है। इन चीज़ों को देखो याद करने की आवश्यकता नहीं होती, ये थोड़े से कॉमन सेंस से आप सोल्व कर सकते हो। अब फूड की बात है, न्यूट्रिशन की बात तो होगी, हंगर की बात भी होगी, तो रिलेटेड सी चीज़ें हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अदरवाइज तो देखो कितनी सारी बॉडीज़ हैं और उनके कितने कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबको याद रखना पॉसिबल नहीं है। चलते हैं आगे। वैसे आगे बढ़ने से पहले छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है वर्ल्ड हंगर मैप के बारे में। अलीबाबा क्लाउड, ये अलीबाबा कंपनी जो है चाइना की, उसकी क्लाउड कंप्यूटिंग आर्म है, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग ब्रांच है। ये अलीबाबा क्लाउड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलके एक डिजिटल मैप तैयार कर रही है, वर्ल्ड हंगर मैप। इस वर्ल्ड हंगर मैप की सहायता से पता लगेगा वर्ल्ड के कौन से रीजन में कितनी हंगर है, तो उसके बाद ऑपरेशंस चलाए जा सकते हैं आसानी से यूएन के उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए, जिसमें ये प्रोविज़न है हंगर को पूरी तरह से ख़त्म करना है 2030 से पहले। कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये कहता है जीरो हंगर के टारगेट को अचीव करना 2030 से पहले? बताइए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2, पहला जो है वो पॉवर्टी को ख़त्म करने से संबंधित है और दूसरा जीरो हंगर से संबंधित है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में हिस्सा लिया। कोविड-19 की महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से विभिन्न मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया इस डायलॉग में, और ये पहली बार था कि वर्चुअली इस डायलॉग का आयोजन किया गया हो। देखो 2010 के बाद से ही हर साल जर्मनी के द्वारा पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग को होस्ट किया जाता है। ये एक प्रकार से फोरम है, प्लेटफॉर्म है, जहां पर विभिन्न देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस पर फोकस किया जाता है। इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस मतलब जैसे आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है तो नेगोशिएशंस होती हैं विभिन्न देशों के बीच कि भाई आप इतना एमिशन कम करो, तुम इतना कम करो, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके, क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो साइन हुआ था 2015 में, उससे पहले बहुत सारी नेगोशिएशंस हुई थी इन देशों के बीच। तो इस प्रकार की क्लाइमेट चेंज संबंधित नेगोशिएशंस के लिए ये प्लेटफॉर्म है, फोरम है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। इस बार की ये जो वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, इसे देखो को चेयर किया गया था जर्मनी के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। इसके अलावा 30 के आसपास और भी देशों ने हिस्सा लिया इंक्लूडिंग इंडिया। यूके ने देखो जर्मनी के साथ मिलकर इसलिए को चेयर किया क्योंकि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी उसकी प्रेसिडेंसी यूके के पास है, इसलिए यूके ने जर्मनी के साथ मिलकर इस पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग को को चेयर किया। जो पिछली यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन
की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी वो मैड्रिड में हुई थी, स्पेन में, दिसंबर 2019 में। और अगली कहाँ होगी? अगली यूके में होगी। इस बार का पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एक तो विभिन्न देश प्रयास कर रहे हैं कोविड-19 की महामारी से निपटने में। दूसरा, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट का भी जल्द ही इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होने वाला है। इंडिया की बात करें, इंडिया ने इस डायलॉग में दो चीज़ें सजेस्ट की। एक तो क्लाइमेट से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है वो सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए अफोर्डेबल प्राइसेस पर। आमतौर पे होता ये है कि डेवलप कंट्रीज़ के पास अच्छी टेक्नोलॉजी उपलब्ध होती है जिससे क्लाइमेट चेंज कम होता है, ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। बट गरीब देश और डेवलपिंग कंट्रीज उस टेक्नोलॉजी का लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो इंडिया का कहना है क्लाइमेट संबंधित टेक्नोलॉजी एज ए ओपन सोर्स अवेलेबल होनी चाहिए सभी देशों के लिए अफोर्डेबल प्राइसेस पे। इसके अलावा इंडिया ने क्लाइमेट फाइनेंस पे भी स्ट्रेस दिया। देखो, अगर हम बिल्कुल गरीब देशों को बोलेंगे या फिर डेवलपिंग कंट्रीज को बोलेंगे कि आप रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कीजिए या फिर उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होता है, तो हो सकता है गरीब देश इसे अफोर्ड ना कर पाएं क्योंकि वहाँ पर इतने संसाधन उपलब्ध नहीं होते। उनको एड की आवश्यकता होती है ताकि वो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जिससे एमिशन कम होता हो। तो इंडिया ने स्ट्रेस दिया कि $1 ट्रिलियन का फंड इस्टेब्लिश किया जाए और उस फंड से डेवलपिंग वर्ल्ड को ग्रांट दी जाए ताकि वो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज को अडोप्ट कर सकें। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल है ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन ने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट मूव किया है, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट। क्यों? ओवर द इश्यू ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA। आपने देखा ये CA का विरोध ना कि हिंदुस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे इसका विरोध किया गया है। क्यों? देखिए, पहले तो ये जानिए आप, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन का काम ये होता है कि अगर किसी के पास किसी भी शहर में या किसी भी रीजन में एट्रोसिटीज हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ह्यूमन बींग्स का, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी और तरह का डिस्क्रिमिनेशन, तब ये बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और ये बात बॉडी ऐसे स्टेप्स लेती है कि कर्ब आउट कर सके। जितना भी एट्रोसिटीज हो रही है उसको दबाने की कोशिश करती है, सप्रेस करने की कोशिश करती है। CAA जो कानून इंडिया में पास हुआ है वो 6 मजहब के मानने वालों को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लाने की बात कर रहा है। 6 मजहब यानी कि हिंदू, क्रिश्चियंस, सिख, बौद्ध, जैन्स, पारसीस। क्वेश्चन ये उठाया है इन्होंने, ह्यूमन राइट कमीशन ने, और जो भी लोग विरोध कर रहे थे ये CAA का, इन्होंने ये कहा कि मुस्लिम्स क्यों नहीं, या तो आप मुस्लिम्स को भी इंक्लूड कर दो। ये था मकसद, ये था ये विरोध का। बेसिकली आपने पढ़ा तो होगा कि इंडिया इज सवरिन, सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। जब इंडिया सवरिन कंट्री है, क्या कोई इंटरनेशनल बॉडी या कोई दूसरी कंट्री इंडिया के इंटरनल मैटर में ऑब्जेक्शन ला सकती है? सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल सकती है? नहीं डाल सकती। फिर यूनाइटेड नेशंस किस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट अप्रोच हुआ है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट जो बॉडी है, ऐसा नहीं कि आई मई चली जा रही है। यहाँ पे बहुत सारे लीगल ओपिनियंस आते हैं, बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स बैठते हैं, और जब ये यूनाइटेड नेशंस वाले मूव कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में इंडिया जैसे सवरिन कंट्री में, तो ये लोग का जो एविडेंस था, जो ये लोगों का पिटीशन था, वो बहुत ज़्यादा वेटेज था। वेटेज इसलिए था, सुप्रीम कोर्ट के 2000 रूल्स के हिसाब से एज एन एमिकस, मतलब एमिकस यानी फ्रेंड के तौर पे कोई भी लीगल ओपिनियन रिक्वायर होगा सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट लीगल ओपिनियन सीक करेगा। तो इन्होंने यही फैसला किया था यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट ने कि हमें दोस्त जैसा सुन लिया जाए सुप्रीम कोर्ट में इंडिया के। तो यही इशू था। तो अब हम बेसिकली जानते हैं ये बॉडी है क्या और ये किस तरह से परफॉर्म करती है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर, इसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट ऑफिस। ये एक डिपार्टमेंट है जो सेक्रेटेरिएट पे है यूनाइटेड नेशंस के।
देखिए आप 6 ऑर्गन तो मालूम ही होंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के। सेक्रेटेरिएट का एक डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशंस होम राइट्स ऑफिस, और इसकी पूरी जिम्मेदारी ये होती है कि ह्यूमन राइट्स क्या है ये प्रमोट किया जाए इंटरनेशनल लेवल पे, और ह्यूमन राइट्स के वायलेशन से ह्यूमंस को प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये गारंटी, ये इसके सब राइट्स गारंटीड होते हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ, और इसके जितने भी प्रोविजंस लिखे गए हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ 1948 में देखने को मिलते हैं। ये ऑफिस को इस्टेब्लिश किया गया था 1993 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स जब हुई थी, तभी ये ऑफिस को इस्टेब्लिश किया गया था 1993 में UNGA के तहत। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसका बिल पास हुआ कि हाँ हमें एक ऐसी ऑफिस चाहिए ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, तो तभी ये इस्टेब्लिशमेंट हो गया था ह्यूमन राइट्स कमिश्नर। ये ऑफिस को हेड करते हैं हाई कमिश्नर फॉर द ह्यूमन राइट्स, जो कि कोऑर्डिनेट भी करते हैं ह्यूमन राइट एक्टिविटीज के दरमियान। जो भी डिफरेंट रीजन में ह्यूमन राइट एक्टिविटीज होंगे उन लोगों से कोऑर्डिनेट भी करते हैं ये। और इनका सेक्रेटेरिएट होता है ह्यूमन राइट काउंसिल का जिनीवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये यूएसए में नहीं है, इसका ऑफिस है जिनीवा स्विट्जरलैंड में। ह्यूमन राइट काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रोमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स अराउंड द ग्लोब। द काउंसिल इज मेड अप ऑफ 47 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट। ये काउंसिल 47 यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट जो भी हैं वो तमाम लोग प्रेजेंट होते हैं, तमाम लोग ये मिलके बनाए थे ये काउंसिल को। और ये 47 लोग को इलेक्ट किया जाता है, इलेक्शन से आते हैं, नॉमिनेशन से नहीं, इलेक्शन से आते हैं बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। और ये हर मेंबर 3 इयर्स तक ये मेंबर बने हुआ रहेगा, मतलब इन लोगों की टर्म जो है वो 3 इयर्स तक होगी। और इसी तरह से ये लोग 2 टर्म्स एंजॉय कर सकते हैं, यानी ये अपनी सर्विस 6 इयर्स तक रख सकते हैं अगर फिर से दोबारा चुनकर आए तो। ह्यूमन राइट काउंसिल से पहले यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था, अब वो रिप्लेस करके बन गया है ह्यूमन राइट काउंसिल। ओके, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस करके ह्यूमन राइट्स काउंसिल बना दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल, वर्ल्ड सिटीज समिट। वर्ल्ड सिटीज समिट होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के थ्रेट ने इसको पोस्टपोन कर दिया है। वर्ल्ड सिटीज समिट एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जहां पे गवर्नमेंट लीडर्स और इंडस्ट्री के जितने एक्सपर्ट्स हैं वो सब मिलते हैं और अपने अपने आइडियाज से ना एक्सचेंज करते हैं। जैसा कि सिटीज आ गया है यहाँ पे नाम में, तो आप अंदाजा तो लगा सकते हैं ये सिटीज की बेहतरी के लिए, यानी सिटीज को अपग्रेड करने के लिए, सिटीज को स्मार्ट बनाने के लिए ये प्रोग्राम है, ये सबमिट होने वाली थी। टू एड्रेस लाइवेबल एंड सस्टेनेबल सिटी चैलेंजेस, कि हम किस तरह से सिटीज को ग्रीन सिटीज बनाया जा सके और किस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल की मदद से लिया जा सके। जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए गवर्नमेंट लीडर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ओपिनियन कलेक्ट किया जाता है वर्ल्ड सिटी समिट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पोस्टपोन हो गई है। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये पूरे पॉलिसी मेकर्स को करीब लेकर आती है और आइडेंटिफाई करती है उन लोग से एक इनोवेटिव सॉल्यूशंस कि किस तरह से हम हमारे सिटीज को बेहतर ढंग में बना सकते हैं, टाउन प्लानिंग बेहतर कर सकते हैं, एटसेट्रा। इसकी फर्स्ट समिट हुई थी 2008 में, और ये बाइएनियल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ग्लोब लेवल पे, यानी 2 साल में एक बार इसकी कॉन्फ्रेंस होती है। एवरी ईयर द समिट इज हेल्ड अलॉन्ग विद क्लीन एनविरो समिट एंड इंटरनेशनल वाटर वीक। क्लीन एनविरो समिट, इंटरनेशनल वाटर वीक, ये भी इसी के साथ साथ वर्ल्ड सिटी समिट के साथ साथ होते हैं, क्लीन एनविरो समिट एंड इंटरनेशनल वाटर वीक। ये समिट हेल्ड होने वाली थी 2020 में सिंगापुर में, लेकिन अभी पोस्टपोन हो गई है जून 2021 के लिए। 2021 में होंगी नेक्स्ट समिट, एक साल बाद। थीम जो थी 2020 का, जो थीम लिया गया था पहले से डिसाइडेड था, लाइवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज अडेप्टिंग टू अ डिसरप्टेड वर्ल्ड, ये इसकी थीम थी। अब जैसा कि ये समिट पोस्टपोन हो गई है तो हमारे लिए ये समिट थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाती है, नेक्स्ट ईयर होने वाली है और इसका थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ये सब
जान लीजिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कुर्जाबेत स्कीम। पहले तो ये जान लीजिए आप कुर्जाबेत है क्या। ये कुर्जाबेत का मतलब है, कुर्जाबेत इज जर्मन, जर्मन का एक वर्ड है, इसका मतलब है शॉर्ट वर्क ना। अब स्कीम समझते हैं। जर्मनी ने रिसेंटली ये बोला है कि कुर्जाबेत ड्यूरिंग 2008-2009 इकोनॉमिक क्राइसिस में जो हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या हुआ था, ये स्कीम इंप्लीमेंट कर दी गई थी, कुर्जाबेत स्कीम ना। सेम थिंग यहाँ पे आ रहा है, सेम थिंग अभी शायद हमें नेसेसरी होगा कुर्जाबेत स्कीम लगा देना, इंप्लीमेंट करना। अब रीजन क्या था, पहले तो ये जानेंगे हम रीजन 2008 में और 2009 में क्या रीजन था कि कुर्जाबेत स्कीम को अपनाया गया, इंप्लीमेंट किया गया। 2008-9 2008-9 में इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ता है। होता ये है, अगर कंपनी मान लो एक्स कंपनी है, अगर यहाँ पे 10 वर्कर काम कर रहे हैं 8 घंटे के लिए, होगा ये जब रिसेशन होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस होंगे, तब ये कंपनी अनेबल टू पे द सैलरीज टू दिस 10%। तो लिहाजा ये कंपनी एक्स क्या करती है, 10 लोगों में से 8 लोगों को फायर कर देती है, ठीक है, टर्मिनेट कर देती है। सिर्फ 2 लोगों को काम पे रखती है, क्योंकि दे कैन अफोर्ड, वो लोग है ना सिर्फ 2 लोग का पेमेंट कर सकते हैं। तब वो उस क्राइसिस में ये लोग ने, जर्मन लोग ने ये सोचा कि एक स्कीम ऐसी लॉन्च किया जा सके कि हम है ना, अगर 10 एम्प्लॉयज है तो 10 के 10 एम्प्लॉयज लगे हुए रहे एक्स कंपनी में, लेकिन इन लोगों का ड्यूरेशन कम कर दें। अगर 8 घंटे ये काम कर रहे हैं तो 4 घंटे काम लें इनसे, और हाफ पेमेंट एक्स कंपनी देगी। और कुर्जाबत स्कीम ये बता रही है कि और 4 घंटे का पेमेंट मिलेगा हमारी ओर से, मतलब गवर्नमेंट की ओर से मिलेगा। यही एक रीजन था। 2008 और 9 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को 7.5% के अंदर अंदर इन्होंने होल्ड करके रखा था, रिसेशन होते तब भी, ड्यूरिंग द रिसेशन। ये स्कीम जर्मनी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी फॉर पेमेंट ऑफ स्टाफ हिट बाई लॉस्ट वर्क आवर्स। अभी मैंने बताया आपको, अगर 4 घंटे का पेमेंट एक्स कर रही है तो 4 घंटे का, रिमेनिंग 4 घंटे का कौन करेगा, ये गवर्नमेंट करेगी। यही बता रहे हैं यहाँ पे, द पॉलिसी प्रोवाइड्स फॉर शॉर्ट टाइम वर्क अलाउंसेस कॉल्ड कुर्जरबेथ गिल्ड। ये नाम याद रखें आप, कुर्जरबेथ गिल्ड ये है, ये स्कीम में जो प्रोविजंस है इसका नाम है कुर्जरबेथ गिल्ड, which partially compensate for lost earnings during uncertain economic situations. Now, ये पॉलिसी को रोल आउट किया था, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, 2008 में ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। लेकिन ये नहीं है कि इसका ओरिजिन यहाँ पे छुपा हुआ है 2008 में, इससे पहले भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे यही चीज अपनाई गई थी, ठीक है, वही चीज अपनाई गई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे। इस तरह के रिसेशन होने के कारण गवर्नमेंट पे कर रही थी वर्किंग आवर्स, जो लॉस्ट वर्किंग आवर्स है उसको गवर्नमेंट पे कर रही थी, उसका पेमेंट। द स्कीम एम्स टू एड्रेस वर्कर्स हु आर इंपैक्टेड बाय लॉस ऑफ इनकम ड्यू टू शॉर्टेंड वर्क आवर्स। ठीक है, हम जो भी देखे थे अब वही है, उसको दोहराऊंगा नहीं मैं। दिस इज अबाउट द स्कीम, कुर्जाबेत स्कीम। ये देख लेना, कुर्जाबेत एक जर्मन वर्ड है फॉर शॉर्ट वर्क। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है इंडिया सॉफ्ट पावर। रिसेंटली इंडिया का जो रैंक आया है, 27th रैंक आया है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2020 में। सॉफ्ट पावर है क्या, सॉफ्ट पावर ऐसा पावर होता है कि कंट्री है ना, एक कंट्री इतना इन्फ्लुएंस कर देती है दूसरे कंट्रीज को, अदर कंट्रीज को, कि ये लोग है ना बातों से इन्फ्लुएंस होके अपना काम कर देते हैं, कंट्री का काम कर देते हैं। सपोज इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया अपने नेबर्स को बोली, इंडिया अपने नेबर्स को बोली जैसा कि नेपाल, भूटान, कि ये काम करेंगे हम इस तरह से। चाइनीज का जो प्रोजेक्ट है उसको नहीं बोल देंगे, नो, अगर चाइनीज आप में आके इन्वेस्ट करना है तो आप नहीं बोल देना चाइना वालों को। तो ये कैसा, किस तरह से लोग मोटिवेट होंगे, हमारे बातों से अग्री क्यों करेंगे। तो इस तरह से इम्पैक्ट डालना एक कंट्री के ऊपर या बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर, तो वो चीज को बोलते हैं सॉफ्ट पावर। अब इंडिया देखिए, इतना ज्यादा इन लोग को फंड देती है, इतना ज्यादा ग्रांट देती है, ग्रांटेड जो बोलते हैं आप, उन लोगों की मदद करते रहती है हमेशा इंडिया। तो इंडिया की बात ये लोग सुनते हैं जब इंडिया कहती है, तो इसलिए हमें बताया जाता है इंडिया एक बड़े भाई जैसा रोल प्ले करती है, एज अ बिग ब्रदर। बहरहाल, अब ये सॉफ्ट पावर lies in a country's attractiveness and comes from three resources. सॉफ्ट पावर बताने के 3 अलग अलग वे होते हैं। एक कल्चरल, दूसरा होता है पॉलिटिकल, तीसरा होता है फॉरेन पॉलिसीज।
कल्चरल, देखिए आप अशोका धम्मा जो है, इट्स ऑल अबाउट द कल्चरल कॉन्क्वेस्ट कैसा करना है, कि हम है ना लड़ेंगे नहीं, नेबर्स से लड़ेंगे ना किसी से लड़ेंगे, हम पॉलिटिकल वार नहीं करेंगे। वही हो रहा है। पहले तो वो एक टाइम था जब कंट्रीज एक दूसरे से लड़ती थी, बॉर्डर्स पे फाइट होते थे, लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी कल्चरली कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं हम एक दूसरे को, कल्चरली इतना मोटिवेट कर दे रहे हैं, इतना बता रहे हैं कि हम आपके लिए इतना करे थे एंशियंट टाइम में। आप याद करिए अशोका को, अशोका आप लोगों को इतना एड प्रोवाइड किया था, पता है आपको? अशोका जो बुद्ध धर्म फैलाते हैं, श्रीलंका को भी भिजाते हैं, श्रीलंका को भिजाते हैं। और जो नेबरिंग किंगडम्स थे अशोका के, चेरा, पांड्या और शोलास, उन लोगों के साथ कैसा कॉन्क्वेस्ट हुआ था? पॉलिटिकल वार नहीं हुआ था लोग के साथ, कल्चरली कॉन्क्वेस्ट कर लिया था भाई ने। तो बहरहाल, तो इट्स कल्चरल, कल्चरली हम बताएं एक दूसरे को कि हम एंशियंट टाइम में कितना एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए थे। पॉलिटिकल, पॉलिटिकली मतलब हम आपके लिए क्या क्या चीजें कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेट्रा। जैसा कि अब बीजेपी गवर्नमेंट हो गई और बांग्लादेश में कोई और गवर्नमेंट है, शेख हसीना की गवर्नमेंट है लेटेस्ट से, तो हम किस तरह से सपोर्ट करते हैं कि इन लोगों का पॉलिटिकली जो ये लोग के डायमेंशन है वो जीत लें, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जीत लें। तो पॉलिटिकली एक कॉन्केस्ट कर लें हम, कल्चरली कॉन्केस्ट कर लें, फॉरेन पॉलिसीज के द्वारा कॉन्केस्ट कर लें। ये इस तरह का कॉन्क्वेस्ट करना इज सॉफ्ट पावर। ये बेसिकली कॉन्क्वेस्ट नहीं बोलते हैं हम, ये कॉन्क्वेस्ट ऐसा लगेगा कि अगेंस्ट में से ला रहे हैं, लेकिन हम इतना मोटिवेट कर देते हैं कि लोग है ना राजी हो जाते हैं हमारे से कि हाँ हम इंडिया की बात सुनेंगे, ये हमारा बड़ा भाई है, जो बोले वो सुनेंगे। जो इनिशिएटिव्स इंडिया ने अब तक ली है वो क्या है, थोड़े जान लेंगे हम। पहले तो इंडिया ने 2006 में पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन क्रिएट किया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक ऐसा डिवीजन क्रिएट किया था कि पब्लिक डिप्लोमेसी के, पब्लिक के साथ कितना डिप्लोमेसी वे में हम रहेंगे, किस तरह से डील करेंगे, वो एक। सेकेंड, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये लॉन्च किया था इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन। इनक्रेडिबल इंडिया का कैंपेन का मकसद यही था कि हम उनको बताना चाह रहे थे दूसरे फॉरेनर्स को कि हमारे सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एसेट्स किस तरह के हैं, सोशली हम एक दूसरे से कितने कनेक्ट है। चाहे आप रह रहे होंगे बहुत दूर यूरोप में, लेकिन सोशली हम कितने कनेक्टेड है एक दूसरे से। अकॉर्डिंग टू वन ओपिनियन, आर्यंस आए थे सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया के टूरिज्म को किस तरह से अट्रैक्ट करना है, एक्सेट्रा। पॉलिटिकली किस किस तरह एक दूसरे से करीब है हम, क्योंकि हमें आज भी माना, मतलब हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो पॉलिटिकली किस तरह से एक दूसरे के करीब है हम, कल्चरली किस तरह से एक दूसरे के करीब है हम। ये सब बताने का मकसद था इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया था। इस तरह से बहुत सारे, देखिए आप, लुक इज पॉलिसी, अभी तक तो लुक इज पॉलिसी थी, लेकिन अभी एक्ट इज पॉलिसी हो गई है। हमें सिर्फ देखना नहीं है ईस्ट की तरफ, यानी अगर ये इंडिया है तो सिर्फ ईस्ट की तरफ देखना नहीं है, एक्ट करना है, इन लोगों से ट्रेड कॉमर्स रिलेशन बढ़ाना है। ये हमारे स्टेप्स थे कि एक चीज इस्टेब्लिश करने के लिए, दो लोगों में ट्रेड पैदा करने के लिए, दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशंस इस्टेब्लिश करने में। उसी तरह से इट आल्सो हैज रिकमेंडेड इंक्रीज बजटरी एलोकेशंस टू द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। तो इंडिया ने ये भी कहा, ये भी इनिशिएटिव लिया कि बजटरी एलोकेशंस जो होते हैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के लिए, उसको भी बढ़ाया जा सके। ये और नोडल गवर्नमेंट एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इंडिया के सॉफ्ट पावर को बढ़ाए और बताए, प्रोजेक्ट करे अराउंड द ग्लोब। और यहाँ पे देखिए ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, ये रिलीज किया जाता है, यूके बेस्ड ब्रांड फाइनेंस के द्वारा, और इंडिया में इसका रैंक हो गया है 27th रैंक, ठीक है, 27th रैंक। और जो टॉप 4 नेशन है ये रैंक में, एक तो है यूएस, सेकंड जर्मनी, थर्ड यूके, फोर्थ जापान, चाइना का रैंक है 5th और इंडिया का रैंक है 27। बस इतना जान लीजिए काफी होगा। लेकिन ये इंडेक्स क्या पैरामीटर्स कंसिडर करता है ये रैंकिंग देने से पहले? एक तो फैमिलियरिटी, सेकंड रेप्यूटेशन, थर्ड इन्फ्लुएंस, कितना इन्फ्लुएंस कर रही है एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर। इसके बेसिस पे सॉफ्ट पावर का इंडेक्स रैंक प्रोवाइड करता है आपको। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट एट WTO। सम मेंबर्स ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने मिलके, थोड़े मेंबर्स ने मिलके WTO के मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट
को इस्टेब्लिश किया है एज कॉन्टीजेंसी अपील अरेंजमेंट फॉर ट्रेड डिस्प्यूट्स। मतलब क्या है, मैं समझा देता हूँ आपको। मल्टी पार्टी मतलब अलग अलग पार्टीज एक टेम्परेरी अपील आर्बिट्रेशन बनाया जाएगा इमरजेंसी सिचुएशंस में। हुआ ये है बेसिकली, ये मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट MPIA कहूंगा मैं, इसको सेटअप किया गया था अंडर आर्टिकल 25 ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरटेकिंग ऑफ WTO। जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज के, तो इसको सबको सेटल किया जाएगा WTO में। ये MPIA WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बन गई थी, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी इसको डिसफंक्शनल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जितने भी जजेस हैं उसका अपॉइंटमेंट यूएस ने ब्लॉक कर दिया है। यूएस ने इसका अपॉइंटमेंट, जजेस का अपॉइंटमेंट ब्लॉक कर दिया है। एज ए रिजल्ट हुआ ये अब MPI इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट को के सप्लीमेंट में एक इमरजेंसी बॉडी बनाई जाएगी। इमरजेंसी बॉडी के अगर देखिए जजेस एब्सेंट जब रहेंगे, अपॉइंटमेंट नहीं हुआ इसके कारण जजेस एब्सेंट है, लेकिन फिर भी डिस्प्यूट्स हो गए, तब क्या करेंगे? तब एक सप्लीमेंट्री मतलब इसके अलावा कुछ बॉडी बनाया जाएगा और वहां पे आपके केसेस की सुनवाई होगी। तो ये बेसिकली एक ऑफर्स इट ऑफर्स आर्बिट्रेशन आउटसाइड द अपीलेट बॉडी। ये आप कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आपको है ना ये एक ऑफर देगा कि आप है ना बैठ के आराम से म्यूचुअल अग्रीमेंट करना, एक दूसरे के साथ सहमति बनाना और डिस्कशन करना इसके ऊपर और एक कंक्लूजन पे आना, ये प्रोवाइड कर रहा है। तो कोर्ट जैसी पहले जैसे होती थी प्रोसीडिंग्स, अब वैसे नहीं होगी। पार्टीज को मौका दिया जाएगा कि म्यूचुअल अग्रीमेंट कर लें, क्योंकि जजेस नहीं है डिसीजन देने के लिए, इसी के कारण। लेकिन फाइनल आर्बिट्रेशन रूलिंग्स विल बी बाइंडिंग। जो भी फाइनल आर्बिट्रेशन रूलिंग होगी इन लोगों के म्यूचुअल अग्रीमेंट के बाद में, वो एक दूसरे के ऊपर अनिवार्य कर दिया जाएगा, मतलब बाइंडिंग हो जाएगी। और एंड नोटिफाइड टू द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, और ये जो भी कंक्लूजन निकला है वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को नोटिफाई कर दिया जाएगा। दो दे विल नॉट बी अडॉप्टेड एज अपीलेट बॉडी रिपोर्ट, अगरचे के वो अपीलेट बॉडी रिपोर्ट भी नहीं है, फिर भी नोटिफाई कर दिया जाएगा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को कि ये कंक्लूजन्स आए हैं म्यूचुअल अग्रीमेंट से। MPIA कैन बी यूज्ड बिटवीन WTO मेंबर्स व्हेन WTO अपीलेट बॉडी इज नॉट फंक्शनल। ठीक है, वही हो रहा है, WTO अपीलेट बॉडी अभी वर्क नहीं कर रही, तो MPIA यूज किया जाएगा। द अग्रीमेंट हैज बीन मेड बाय यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, चीले एटसेट्रा। ठीक है, इंडिया और US आर नॉट द पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट ऑफ MPIA। ठीक है, अभी ये अग्रीमेंट का जो पार्ट है वो यूरोपियन यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है, चीले। सिर्फ 2-3 चीजें याद रखें आप, एक तो यूरोपियन यूनियन याद रखें, दूसरा आप चाइना याद रखें, तीसरा इंडिया इज नॉट अ मेंबर एंड USA इज नॉट अ मेंबर। बस इतना याद रखना काफी हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एट 50, मतलब 50th एनिवर्सरी मना रही है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये फोर्स में आई थी 1970 में। ये आने का मकसद यही था कि पोखरान 1 पोखरान 2 हुआ था हमारे पास, जिससे पूरा वर्ल्ड हिल गया था हमारी कामयाबी देखकर कि इस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स हम इंडिया में यूज कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए थे, बहुत सारे चीजें इम्पोज कर दिए थे इंडिया के ऊपर कि इंडिया से कोई ट्रेड नहीं करना है एटसेट्रा। बेसिकली NPT को बनाया इसलिए गया था कि कंट्रीज को रुकाया जा सके न्यूक्लियर को कलेक्ट करने के लिए। न्यूक्लियर है ना, ज्यादा भर लेना नहीं है आप, न्यूक्लियर सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन वेपन्स बनाने के लिए यूज नहीं करना है आपको। प्रोलिफरेट मतलब जितनी आपके पास इसमें आप 100 यूनिट्स रख सकते हैं, लेकिन आप 200 रख रहे हैं, तो इस तरह से प्रोलिफरेशन नहीं करना है आपको। और ये 100 यूनिट्स पूरे पीसफुल पर्पस के लिए होंगे। NPT को बनाया इसलिए गया था कि ये बॉडी प्रिवेंट कर सके स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है उसके सप्लाई को कंट्रोल कर सके। क्योंकि डर ये था पूरे वर्ल्ड को कि न्यूक्लियर की वजह से वेपन्स बनाया जाएगा, वेपन्स टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन लाया जाएगा, तो उसको कैसा रुका जाए। अगर सबके पास न्यूक्लियर होगा तो वर्ल्ड वॉर 3 जल्दी होगा, ये एक डर था। तो बहरहाल NPT बनाया इसलिए गया कि
जो न्यूक्लियर फैल रहा है उसको रुकाया जा सके, और टू प्रोमोट कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर। सेकेंड, इसका ये भी रीजन था कि पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर किस तरह से इस्तेमाल किया जा सके। जैसा कि न्यूक्लियर एनर्जी हम जनरेशन, पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन वेपन्स के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एनपीटी बनाई गई थी। और जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स अभी तक बन गए हैं आपके पास 1970 के पास, वो सबको आप डिसआर्मामेंट कर दो, उसको सबको डिसमेंटल कर दो, खत्म कर दो, वो ये वेपन्स को खत्म कर दो। ये मकसद था इसका, एनपीटी का। इट इज डिस्क्राइब्ड एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट। इसकी शुरुआत एनपीटी ने करी थी कि डिसआर्म कर दो जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स है पूरा वर्ल्ड वाइड लेवल पे। और ये ट्रीटी रिप्रेजेंट ओनली बाइंडिंग कमिटमेंट्स, जो भी ट्रीटी बोल देंगी ये करना है तो ये करना ही है, ठीक है, मैंडेट हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा। इंडिया इज नॉट नॉन सिग्नेटरी, इंडिया ने साइन नहीं किया। इंडिया ने साइन क्यों नहीं किया? इंडिया साइन बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस। इंडिया के पास बहुत सारे रीजन है साइन नहीं करने के। क्योंकि एक रीजन मैं देता हूं आपको, एक रीजन ये है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर स्टेट है, और पाकिस्तान से हमारे कितने की युद्ध हुए हैं, 2 युद्ध तो हो गए हैं हमारे पाकिस्तान के साथ। तो हम चांस लेना नहीं चाह रहे। अगर कल के दिन ऐसा हुआ इंडिया के पास न्यूक्लियर नहीं है, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर रहा है, तो इंडिया तो खत्म हो जाएगा। तो इंडिया ने ये कहा, देखिए अगर पूरा वर्ल्ड न्यूक्लियर का यूज करना फॉर वार पर्पस ये बंद कर देगा तो हम भी साइन कर देंगे। इंडिया इसलिए साइन नहीं किया। और ये ट्रीटी कुछ ऐसा भी बता रही है कि देखिए ये नॉर्थ कोरिया अलाउ, मतलब जो P5 कंट्रीज है, P5 कंट्रीज जो है परमानेंट कंट्रीज, ये सबको अलाउ किया जाएगा न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। न्यूक्लियर वेपन जितने चाहे वो लोग रख सकते हैं अपने पास। तो जब P5 रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते? इंडिया का सवाल यही था, इसलिए इंडिया साइन नहीं करता है एनपीटी। तो अभी जो इंडिया के अलावा जो स्टेट्स हैं, 4 अदर स्टेट्स आर नोन और बिलीव टू पोजेस न्यूक्लियर वेपन्स। ये कौन से स्टेट्स है? एक तो हो गया है हमारा इंडिया, सेकेंड पाकिस्तान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया। ये सारे कंट्रीज के पास अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स है। और यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, ये 5 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके जो है ना एनपीटी को लेकर तो आए थे, लेकिन इनको है ना फुल परमिशन है। ये 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है। अब ये लोग एनपीटी साइन नहीं करेंगे, ये लोग एनपीटी रखेंगे, ठीक है। ये मकसद था एनपीटी का, इसलिए इंडिया ने मेंबरशिप नहीं ली, इंडिया ने साइन नहीं किया। एक तो रीजन ये था कि पूरे P5 कंट्रीज के पास है न्यूक्लियर वेपन्स, और सेकंड पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया, तो हम भी साइन नहीं करते। एनपीटी रिव्यू कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड एवरी 5 ईयर। एनपीटी जैसा कि बताया कि न्यूक्लियर का सप्लाई किस तरह से हो रहा है वर्ल्ड में, वो देखने के लिए हर 5 साल में एक बार एनपीटी की कॉन्फ्रेंस होती है। तो बेसिकली ये एनपीटी 50th एनिवर्सरी मना रहा है। एंड आई टेल यू, जितने भी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 75 ईयर्स इस तरह के एनिवर्सरीज बनाते हैं ये बॉडीज, तो ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।